हम रोज 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे पढ़ने के बाद क्या वो डेटा, क्या वो पढ़ाई हमारे दिमाग में लंबे समय तक रिटेन रह पाती है? अगर नहीं, तो कहीं न कहीं हमारी पढ़ाई करने की प्रक्रिया में फ़ॉल्ट है या फिर हमें सही तरीका नहीं पता पढ़ाई करने का। हमें एक्टिव रिकॉलिंग की स्ट्रैटेजीज़ नहीं आती हैं, हमें प्राइमिंग मेथड्स नहीं पता क्या होते हैं और उन्हें अप्लाई कैसे करना है अपने पढ़ाई में। हमें बेसिकली रिहर्सल या फिर प्रैक्टिस स्ट्रैटेजीज़ नहीं पता कि किस तरीके से उस डेटा को मुझे रिहर्स करना है, ताकि वो डेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ पाए। देखिए, हमारा मेमोरी का एक स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो भी हम एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं या फिर पढ़ाई से डेटा लेते हैं, वो कुछ फेजेज़ में होकर के गुज़रता है, जिसमें सबसे पहला फेज़ होता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब है कि आप जो भी अपने आस-पास चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, आपकी सेंसेस के थ्रू जो अंदर जाता है, कान, आँख, नाक, स्किन, जो भी डेटा अंदर जाता है, वो सेंसरी मेमोरी में स्टोर होता है, जो कि मात्र 2 से 3 सेकंड में उड़ जाता है, अगर उस डेटा पर आपकी अटेंशन नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे पंखे की आवाज़ आ रही है, तो ये मेरी सेंसरी मेमोरी में कुछ सेकंड्स तक रहेगा। लेकिन अगर मैं अटेंटिवली, माइंडफुली से सुनूँगा, तो उसका टेन्योर बढ़ जाएगा। अब जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब पढ़ाई करते वक़्त मेरा ध्यान टेक्स्ट पर है। अब जब मेरा फ़ोकस और अटेंशन टेक्स्ट पर है, तो वो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में डेटा आ जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर मैंने उस डेटा को एन्कोड नहीं किया, समझा नहीं प्रॉपरली कहना क्या चाहता है, उसको लिंक नहीं किया, तो वो मात्र 15 से 30 सेकंड में वो भी उड़ जाएगा, ट्रैश में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं उस डेटा को एन्कोड कर पा रहा हूँ और उसके साथ-साथ आगे समय-समय पर, अब कितने समय पर करना है वो हम समझेंगे। अपने प्रैक्टिस मेथड्स में समय-समय पर रिहर्सल भी कर रहा हूँ, तो वो डेटा मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली भी स्टोर हो सकता है और उसके साथ-साथ जब तक आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तक के लिए वो वहाँ पर स्टोर रहेगा। देखिए, पढ़ाई करना या फिर कोई कांसेप्ट समझना, जब आप कोई कांसेप्ट समझते हैं और उस कांसेप्ट को रिकॉल करना, दोनों एक अलग-अलग फिनोमेना है। ये बिल्कुल ऐसे है, एक हो गया रनिंग और एक हो गया स्विमिंग। हम रनिंग करके सोचते हैं कि हमें स्विमिंग आ गई, मतलब हम उसको समझ करके ये सोचते हैं कि अब मैं इसे कभी भी रिकॉल कर लूँगा। उस कांसेप्ट को समझने के बाद मेरा एक बिलीफ सिस्टम ये बन जाता है कि मैं आगे से कभी भी रिकॉल कर लूँगा, जो कि बिल्कुल गलत है। रिकॉलिंग की प्रैक्टिस अलग होती है और जब हम कोई टेस्ट दे रहे होते हैं, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हमें तब रिकॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्सेप्ट समझ तो लिया बट उसे रिकॉल ही नहीं किया और अपने आप से ये एक्सपेक्ट किया कि मेरा ब्रेन जब ज़रूरत पड़ेगी, इसे ऑटोमैटिकली रिकॉल कर लेगा। यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस। मान लीजिए आपने कोई भी लेक्चर आज समझा, आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कुछ स्पेसिफिक टेन्योर टाइम पीरियड के बाद आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक पेन लेना है और कीवर्ड्स के फॉर्म में, कीवर्ड्स का मतलब होता है आपको पूरा-पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपने ये समझा कि एमिग्डाला इमोशनल सेंटर होता है ब्रेन का, तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो, एमिग्डाला इमोशनल सेंटर, सिर्फ़ आपको समझ में आना चाहिए, ब्रेन। इसका मतलब मैंने ग्रामेटिकल पार्ट हटा दिया, मैंने वर्ड्स को शॉर्ट कर लिया, इतना शॉर्ट कि मुझे समझ में आ जाए। उन्हें कीवर्ड्स की फॉर्म दे दी, ताकि मुझे पूरा-पूरा सेंटेंस ना लिखना पड़े। अब मैं लिखूँगा कैसे? मैं खुद से अपने ब्रेन पर स्ट्रेस, थोड़ा प्रेशर बनाऊँगा कि वो याद करने का प्रयास करे कि मैंने क्या-क्या पढ़ा था और फिर मैं उसे लिखना शुरू करूँगा। कीवर्ड्स की फॉर्म में। एक साइड में एक ब्लैंक एरिया लाइन खींच करके बना लूँगा रफ वर्क के लिए और उस रफ वर्क में मैं वो पार्ट्स या फिर हिंट्स लिखूँगा जब मुझे वो डेटा याद नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे 2-3 पॉइंटर्स याद आ गए बट मुझे 1 पॉइंटर याद नहीं आ रहा, जो भी सर ने पढ़ाया था या फिर मैंने पढ़ा था। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड कोई हिंट याद करने की और उस हिंट को उस राइट साइड पे लिख दूँगा। जब मेरा वो पूरा अ, एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब मैं जब पूरा लिख लूँगा, जितना भी पढ़ाया गया था, अब मैं उस हिंट्स को देखूँगा और क्रॉस चेक करूँगा, जो पुराना डेटा था या पुराने नोट्स मेरे पास अगर होंगे या फिर पुराने लेक्चर के पॉइंटर्स के साथ। तब मुझे क्या करना है, जो मेरा मिसिंग पार्ट है, जो मैंने छोड़ दिया, उसको स्पेशली लिखना है, हिंट से कनेक्ट करना है।
अब क्या होगा, मेरा ब्रेन ज़्यादा फ़ोकस करेगा उस मिसिंग पार्ट पर जो छूट गया। रीज़न ये, अब मेरे ब्रेन ने नीड जनरेट कर ली। पहले नीड नहीं थी क्योंकि पहले तो मैं इस वहम में था कि मुझे सब याद हो गया है और ज़रूरत आने पर याद आ जाएगा। बट अब ब्रेन ने नीड जनरेट की क्योंकि उसने साक्षात देखा ये पॉइंट्स तो मैं भूल गया था। अब जैसी वो नीड जनरेट हुई, अब वो बहुत होशियारी या फिर फ़ोकस के साथ ढूँढेगा कि वो क्या पॉइंटर्स थे जो मिस हुए। अब उसके लिए एक स्पेसिफ़िक अलग अटेंशन बन जाएगा, एक अलग फ़ोकस बैठ जाएगा। तो इसलिए लंबे समय तक याद भी रहेगा। दूसरा, आपने यहाँ पर एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस की, जो रिकॉलिंग आपको एक्चुअली टेस्ट में यूज़ होने वाली है। तो ध्यान रखें, एक्टिव रिहर्सल या फिर एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस हमें लेक्चर के बाद करनी है। जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा उसके बाद करनी है। रिटन फॉर्मेट में करो तो ज़्यादा बेटर है। कीवर्ड्स के साथ करनी है और टीचिंग फॉर्मेट रखें तो ये और भी अच्छा है। टीचिंग फॉर्मेट का मतलब है बिल्कुल ऐसे लिखिए जैसे आप बेसिक से किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को समझा रहे हो। ये आप चाहो तो वर्बल फॉर्मेट में भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास नोटबुक पेन नहीं है, तो आप इसे एक तरीके से पढ़ाने वाले फॉर्मेट में भी कर सकते हो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, छोटे से बच्चे को बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हो। देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो बहुत सारे कंसेप्ट्स की अगर हम कनेक्टिविटी बनाते हैं पुराने कंसेप्ट से, ग्रुपिंग कर देते हैं, हम अलग-अलग कंसेप्ट्स में जो पॉइंटर्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी या फिर लिंक कर दिया किसी इमोशनल थॉट के साथ, इमोशनल स्टोरी के साथ, तो हमारा ब्रेन उन सारे कंसेप्ट्स को लंबे समय तक याद रख पाता है। यहीं पर इंट्रोड्यूस होता है प्राइमिंग मेथड या फिर प्राइमिंग स्ट्रैटेजीज। अब इसमें क्या-क्या मेथड्स होते हैं देखिए। सबसे पहले चंकिंग और निमोनिक्स हमें समझना होगा। चंकिंग मतलब हमने क्या किया, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसके अंदर जो-जो पॉइंटर्स हैं, जो-जो पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, उनको चंक्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमने क्या किया, उनकी ग्रुपिंग कर दी थीम के अनुसार। जैसे स्पेसिफिक गैसेस की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, तो हमने उन गैसेस को एक थीम में रखा। हमने उन गैसेस को एक ग्रुप में रखा। ऐसे ही जो भी हम कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, उसकी हम अगर ग्रुपिंग कर लेंगे तो वो चीज़ें लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेन रहेंगी। दूसरा, हम क्या कर सकते, देखिए आपने बचपन में एक टर्म याद की होगी, विबग्योर। विबग्योर का मतलब रेनबो में जो कलर थे, उसको हम विबग्योर के नाम से समझते थे। विबग्योर बेसिकली वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, इस तरीके के कलर्स के नाम थे। हमने क्या किया था, जो भी कलर्स था उनका पहले लेटर को पकड़ लिया और उस पहले लेटर से जो शब्द बना उसको याद कर लिया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग स्पेसिफिक टर्म्स के जो कि एक ग्रुप में हैं, ग्रुपिंग करने के बाद उनके पहले लेटर्स को एक अ, शब्द बना करके जिसका कोई सेंस है या फिर सेंसलेस भी, हम उसे याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10th के मैथ्स का एक कंसेप्ट था, जो था जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का कंसेप्ट था। उसमें एक हमारे रेशियोज़ होते थे जिसमें जिनको याद करने के लिए हमने एक टर्म यूज़ की थी, दैट इज़ पापा बीड़ी पियोगे? हाँ, हाँ बेटा। जिसमें पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, इस तरीके से अलग-अलग टर्म्स थे। वो टर्म मुझे आज तक याद है। ऐसे ही आप बहुत सारी टर्म्स खुद इन्वेंट कर सकते हो। आपको क्या करना है, कंसेप्ट्स की ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के बाद उनके जो पहले लेटर हैं उनको निकाल करके आप उनको ईज़िली फ़नी वे में भी कन्वर्ट करके, जिसको हम कहते हैं इमोशनल एंकरिंग। अभी जो हमने एग्ज़ाम्पल समझा वो इमोशनल एंकरिंग का एग्ज़ाम्पल था। मतलब हमने क्या किया, उसे किसी कॉमिक के साथ, किसी मज़ेदार कंसेप्ट के साथ रिलेट कर दिया। ये किसी स्पेसिफिक वर्ड को लेकर के भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक वोकैब्युलरी है दैट इज़ डिस्कम्बोबुलेशन या फिर डिस्कम्बोबुलेटेड। डिस्कम्बोबुलेटेड का मतलब होता है कन्फ्यूज़ हो जाना, बट ये कितनी टफ टर्म है। डिस्कम्बोबुलेटेड को कैसे याद कर सकते हैं? डिस्कम्बोबुलेटेड के लिए हमने कुछ वर्ड्स इसमें से निकाल दिए, जैसे डिस्को में बॉब लेटा हुआ है। अब इसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक डिस्को है, उस डिस्को में एक बॉब नाम का लड़का या फिर कोई बाबू है, बाबू लेटा हुआ है। अब उसको एक तरफ से उसके दोस्त खींच रहे हैं, हमारे साथ डांस करेगा, एक तरफ से उसके दूसरे दोस्त खींच रहे हैं हमारी तरफ, हमारे साथ डांस करेगा और बाबू बीच में कन्फ्यूज़्ड है कि किस तरफ जाऊँ।
मतलब टर्म का मतलब है कंफ्यूजन। हमने क्या किया, इमोशनल एंकरिंग कर दी, किसी ना किसी फनी या फिर किसी एब्सर्ड चीज को जोड़ दिया उसके साथ, और हमारा दिमाग ऐसी चीजें बहुत लंबे समय तक याद कर पाता है बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल एंकरिंग। कंक्रीट एग्जाम्पल्स, हमारी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ सिचुएशंस में वो कंसेप्ट कभी यूज हुआ हो या फिर होगा, अगर हम उससे कनेक्ट कर दें, अगर हम उसकी प्राइमिंग कर दें, एंकरिंग कर दें, तब भी हमारा ब्रेन लंबे समय तक उस कंसेप्ट को याद रख पाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो भी आप इमोशनल एंकरिंग करते हैं ना, ये जो भी आप अपने कंसेप्ट्स खुद के डेवलप करते हैं चंकिंग करने के बाद, वो आप खुद से ही बनाएं। क्योंकि जब आप खुद से बनाएंगे तब आप अपने ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जब आप उस काम में अपने ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो प्रोसेस का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक रिटेन कर पाएगा उस कॉन्सेप्ट को जो आपने डेवलप किया है, चाहे वो फनी हो, चाहे वो एब्सर्ड हो, चाहे वो चंकिंग का पार्ट हो। देखिए, हमारे ब्रेन कनेक्शंस ज़्यादा अच्छे से समझता है। अब चाहे वो आपने उसे किसी इमोशन के साथ कनेक्ट कर लिया हो, चाहे आपने कई कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रखा हो, और पिक्टोरियल फॉर्म को भी इजीली समझ पाता है। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है कंसेप्ट ऑफ माइंड मैप्स। माइंड मैप्स बेसिकली क्या है, आपने जो भी पढ़ाई की, आपने उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म दे दिया, एक पाथवे का फॉर्म दे दिया, जिसमें बीच में तो आपने टाइटल रखा, जो मेन टॉपिक है वो रखा, उसकी ब्रांचेस में आपने अलग-अलग सब पॉइंट्स उसके लगा दिए कीवर्ड्स में, सेंटेंसेस के फॉर्म में नहीं, कीवर्ड्स में। और हर ब्रांच, हर सब टॉपिक का आपने कलर भी अलग लिया। राइट ब्रेन इजीली पिक्चर को समझेगा, इजीली कलर्स को समझ पाएगा, जिसकी वजह से आपके दोनों ब्रेन साइमल्टेनियसली उस पार्ट को लंबे समय तक रिटेन करने का प्रयास करेंगे। हालाँकि हमेशा दोनों ही ब्रेन साथ में ही काम करते हैं, कोई एक ब्रेन अलग से काम नहीं करता, बट आप कहीं न कहीं इससे अपने राइट ब्रेन को और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो। माइंड मैप्स बेसिकली आपका एक समरी का काम करेंगे। यहाँ पे भी आप एक्टिव रिकॉलिंग को मर्ज कर सकते हो माइंड मैप्स के साथ। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, कांसेप्ट पढ़ा, आपको या फिर पढ़ाया गया, उसके बाद अब आप एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसे माइंड मैप के फॉर्म में भी एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करोगे। माइंड मैप्स कॉपी मत करो कहीं और से, खुद से बनाओ। खुद से बनाओगे, ब्रेन प्रोसेस में उलझेगा, रिटेनिंग लंबे समय तक रहेगी। माइंड मैप्स को बना करके, और जितना भी आप डेटा बनाते हो, चाहे वो चंकिंग के थ्रू बनाते हो, चाहे आप कुछ फनी टर्म्स बना लेते हो, उन सबको बनाने के बाद, या फिर आप ग्रुपिंग करते हो, उन सबको करने के बाद अपना एक मेमोरी पैलेस बनाओ। मेमोरी पैलेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आपको बार-बार जाना होता है। जैसे आपकी स्टडी टेबल के पास वाला एरिया, जैसे आपका कोई स्पेसिफिक रूम या फिर कोई स्पेसिफिक वॉल, और हर हफ्ते वहाँ पे कुछ ना कुछ कांसेप्ट्स चिपकाओ इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, लाइक माइंड मैप्स हो गया, या फिर चंकिंग वाला पार्ट हो गया, या फिर आपने जो ग्रुपिंग की है वो हो गया, या फिर बहुत टफ टर्म्स जो आप भूल जाते हो, कलर्ड पेन से उसको चिपकाने के बाद हर हफ्ते उसे चेंज करो, बट रेगुलरली उसे देखना है, और वहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है। जब हम बात करते हैं माइंड मैप्स की, तो देखिए, माइंड मैप्स में जो सबसे पहला हमें लिखना होता है, वो लिखना होता है मेन टॉपिक, जो मिड में रहेगा। जो हमारा टॉपिक है या फिर कंसेप्ट का नाम है, वो हम बीच में लिखते हैं। उसके बाद हमने जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है, एक ही ग्रुपिंग जो की है या फिर अलग-अलग कैटेगरीज़ जो बना रखी हैं, उन कैटेगरीज़ को हम अगले पॉइंट्स में लिखते हैं। उन कैटेगरीज़ के बाद हम जो स्पेसिफिक उससे रिलेटेड वर्ड या फ्रेज़ जो हम शो करना चाहते हैं उस कैटेगरी के अंडर, वो हम उसमें डाल देते हैं कि ग्रुपिंग वाले पार्ट्स की इस कैटेगरी में ये आ गया, तो ये हमारे पॉइंटर्स हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, इस माइंड मैप में हमें क्रॉस कनेक्शन भी शो करना पड़ता है। मान लीजिए इस फ्रेज़ का कनेक्शन इस वर्ड से है, तो हम इसे आपस में मिला सकते हैं, दैट इज़ क्रॉस कनेक्शन। फ्रेज़ और वर्ड दोनों में से कुछ भी, बट सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते, हम कीवर्ड्स ही यूज़ करते हैं माइंड मैप को बनाते वक़्त। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई मेन टॉपिक लिया, आपने एग्ज़ाम्पल के रूप में टॉपिक लिया, दैट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अगर हम यहाँ पर लें थेरेप्यूटिक अप्रोचेज़, यहाँ पे मैंने लिया थेरेप्यूटिक अप्रोचेज़ मतलब थेरेपीज़। अब थेरेपीज़ में क्या-क्या थेरेपीज़ आ रही हैं, दैट कैन बी सीबीटी, आरईबीटी, मैंने इस तरीके से सब ब्रांचेज़ बनाई। एग्ज़ाम्पल है, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसे देख सकते हैं। देखिए, जब हम माइंड मैप समझ लेते हैं, हमने सारी प्राइमिंग स्ट्रैटेजीज़ समझ ली, तब हम देखते हैं कि प्राइमिंग स्ट्रैटेजीज़ की प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा
कि जब भी हम रिवीजन एक्टिव रिकॉलिंग जब हम कर रहे हैं कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, जो हमने सबसे पहले समझा कि जब हम बिना देखे कीवर्ड्स के रूप में पूरा एक समरी टाइप लिखते हैं उस चीज़ की जो हमने अभी पढ़ी, तो उसका समय बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? देखिए, वैसे बेसिकली तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, दैट इज़ डे 1 में पहली प्रैक्टिस होगी, पहला रिवीजन स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की, दैट इज़ एक्टिव रिकॉलिंग, उसके बाद डे 3, उसके बाद डे 5, उसके बाद डे 7, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है अगर हम इतना रखें, तो बेसिकली हम 7 डेज़ हम ऐसा रख सकते हैं, जैसे पहला हमने 1 दिन किया, फिर उसके बाद 7 दिन के बाद हमने दूसरा रिवीजन स्ट्रैटेजी, मतलब दूसरा एक्टिव रिकॉलिंग सेम कंसेप्ट का किया। उसके बाद हमने डे 30 पर या फिर विद इन डे 30 हमने तीसरा किया, अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो। वरना हम ये सेम कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं विद इन दीज नंबर ऑफ डेज। हमारा जो याद करने का टाइम फ्रेम है, मतलब रिटेन रहने का जो टाइम फ्रेम है, अगर हम उसका ग्राफ बनाए तो वो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ी, वो धीरे-धीरे करके हम भूलने लग गए। बट जब हम सही तरीके से उसको सही इंटरवल्स पे स्पेस्ड रिपीटेशंस के साथ, मतलब सही इंटरवल्स पे उसकी हम रिवीजन करते रहते हैं, एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो इस तरीके से चलता है हमारा ग्राफ। और फिर वो धीरे-धीरे करके हम उसे सब बिल्कुल सीधा लीनियर ले लेते हैं कि अब मुझे वो परमानेंटली याद हो गया है, वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया है। इस वजह से स्पेस्ड रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। प्रयास करें मिक्स्ड प्रैक्टिस का। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आप उन्हें मिक्स्ड अप्रोच में रखें। फॉर एन इंस्टेंस, जब हम बात करते हैं मेंस के एग्जाम की, मेंस बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जेईई मेंस। जब हम जेईई मेंस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स के लिए अलग स्पेसिफिक दिन निकालेंगे, केमिस्ट्री के लिए अलग। बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, आप तीनों सब्जेक्ट्स की एक ही दिन प्रैक्टिस करें, मतलब कोई भी सब्जेक्ट छोड़े ना। रेगुलर बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट्स को लेना शुरू करें। समय ऊपर नीचे हो सकता है, और पढ़ते वक्त भी उसे चेंज करने का प्रयास करें। उससे ये होगा, देखिए जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है ना, वो अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट के वाइज अलग अलग दिन नहीं होते, वो भी एक तरीके का मिक्स्ड अप्रोच ही होता है। दूसरा, जब हम उसी पैटर्न को कॉपी करते हैं तो हम सेम चीज लगातार लंबे समय तक याद रखते हैं। इलेबोरेटिव इंट्रोगेशन का मतलब है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जब आप WH क्वेश्चंस लगाते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, मतलब आप क्या कर रहे हैं उसका और डीप जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेन जब भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डीप जानने का प्रयास करता है तो उसे लंबे समय तक रिटेन भी कर पाता है। देखिए, एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए आप, मैंने पुरानी वीडियो में भी इसे शेयर किया है। मान लीजिए आप एक स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेते हैं, और वो स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है नदी के अंदर, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्विमिंग पूल पे। तो जो बच्चे, जो लोग नदी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनका जो परफॉर्मेंस है वो आपके परफॉर्मेंस से अच्छा होगा अगर आप स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करते हैं तो। ऐसे ही हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, पोजीशन, प्लेस एंड टाइम। मतलब अगर हमारा लास्ट एग्ज़ाम स्पेसिफिकली बैठकर होने वाला है एक टेबल चेयर पर, तो मुझे लेट करके नहीं पढ़ाई करनी बेड पर। मुझे बैठ करके टेबल चेयर पर ही ज़्यादातर पढ़ाई करनी है। अगर वो टाइम फ्रेम 3 घंटे का है तो मुझे 3 घंटे के स्लॉट्स बनाने हैं। अगर उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, मान लीजिए 9 से 12 के बीच, तो मुझे 9 से 12 के बीच पढ़ाई करने का अपना एक शेड्यूल फिक्स करना चाहिए। जब मैं तीनों चीज़ें स्पेसिफिकली पोजीशन, प्लेस एंड टाइम, पोजीशन मतलब टेबल चेयर, प्लेस मतलब एक रूम या फिर एक ऐसी जगह जो रिजेंबल करती है कहीं ना कहीं एग्जाम एनवायरनमेंट से, और स्पेसिफिक टाइम के साथ जब मैं फॉलो करता हूं तो मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है। अब ये चीज़ें मुझे प्रैक्टिस पीरियड में भी डालनी है, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट को मैच करना है। देखिए, एरर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हम में से काफ़ी लोग क्या करते हैं, गलतियाँ निकाल तो लेते हैं। मान लीजिए मॉक टेस्ट किया या फिर प्रैक्टिस सेशन था, उसमें गलतियाँ हुई, निकालने के बाद छोड़ दिया, उसको ठीक नहीं किया या फिर ठीक करने पर इतना सीरियसनेस नहीं बरती। देखिए, जब भी आप गलतियाँ ढूँढते हैं, तो आप उसे ठीक जब कर रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन उस पर ज़्यादा अटेंशन के साथ काम करता है, बिकॉज़ अब उसकी नीड है ये समझना कि गलती हुई कैसे। जहाँ नीड है, वहाँ रिटेंशन है।
तो वहाँ पर फिर वो रिटेंशन के साथ काम करेगा। उसके साथ-साथ आपको पैटर्न ढूँढना है, जैसे आपका कोई मॉक टेस्ट हुआ, मॉक टेस्ट के बाद आपने उसे कैलकुलेट किया, आपने गलतियाँ समझी, तो अपने पुराने मॉक टेस्ट के साथ कंपेयर करिए कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न तो नहीं हो रहा गलतियों का जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं न्यूमेरिकल वाली, या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर रिटेंशन वाली मिस्टेक्स हो रही हैं, हो क्या रही है, इनकी कॉमन फैक्टर क्या है? जब आपको वो कॉमन फैक्टर समझ में आने लग जाएगा, या फिर एग्जाम एंजाइटी है उसका रीजन, कॉमन फैक्टर क्या है? जब आपको कॉमन फैक्टर समझ में आने लग जाएगा ना, तो आप स्पेसिफिकली रूट कॉज पर काम कर सकते हैं। आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब एक रूट कॉज पर काम किया, तो आपके वो मल्टीपल ब्रांचेस उधर ठीक हो जाएँगे। इसका अर्थ ये है कि आपने अब क्या किया है, एक मिस्टेक रजिस्टर या मिस्टेक डायरी बनानी है, जिसमें आप लिख सकें गलतियाँ क्या हैं, जिसमें आप अपने एनालिसिस कर सकें कि कॉमन फैक्टर क्या है, उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब इस पूरी कन्वर्सेशन का, इस पूरी क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज़ लाइफ़स्टाइल। देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कुछ 3 फैक्टर्स हैं, लेवल्स हैं जिसको हमने समझा, बट इसका जो बेस है दैट इज़ लाइफ़स्टाइल। और लाइफ़स्टाइल में भी क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं मेमोरी कंसोलिडेशन को। देखिए, ये एक हमारा प्रोसेस तो होता है जिससे हमने समझा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डेटा जाता है इनकोडिंग और रिहर्सल करके। रिहर्सल टेक्निक्स थी जो हमने भी समझी। कुछ इनकोडिंग वाला पार्ट भी था, बट जो एक्चुअली बायोलॉजिकल इनकोडिंग होता है हमारे ब्रेन में उस डेटा का, बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आप किसी पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी तरीके से रात को सोते वक्त गहरी नींद में ये डेटा ट्रांसफर होता है हमारे ब्रेन में, जो भी हमने पढ़ा, जिसको हम मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अगर हमारी नींद डिस्टर्ब है, अगर हम सोते हैं, या फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा भी सोते हैं इवन, या फिर हम एक रेगुलर पैटर्न में नहीं सोते, तब हमारा ये मेमोरी कंसोलिडेशन वाला पार्ट बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से चीज़ें भूल जाना, अक्सर टाइम पर याद ना आना, इवन रिहर्सल करने के बाद भी रिहर्सल में प्रॉब्लम होना, रिहर्सल मतलब एक्टिव रिकॉलिंग में ज़रूरत से ज़्यादा अपने ब्रेन को फोर्स करना, स्ट्रेस ज़्यादा होना, ये सब समस्याएँ होने लग जाती हैं। चिड़चिड़ापन आना, ये भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाते हैं। तो इस वजह से मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए नींद को फ़िक्स करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कोई भी समस्या, क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हों, आप मुझे ज़रूर याद दिलाएँ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा, मैं एक पीडीएफ डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें माइंड मैप्स को और अच्छे से इलैबोरेट किया जाएगा, खासकर जेईई और नीट के बच्चों के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, और जिसमें इन टेक्नीक्स के बारे में भी बताया जाएगा जो मैंने वीडियो में बताया है, उनके कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए जाएँगे अच्छे तरीके से, जो ज़्यादातर जेईई मेंस के बच्चों के लिए, एडवांस के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए ईज़िली सूटेबल होंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो विदिन 24 आवर्स मैं कोशिश करूँगा उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी ले सकता है।